वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 26 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वहां पर। और सपोर्टिव मैसेज भी आप लोग किया कीजिए ताकि और भी मोटिवेशन के मार्ग खुल सके और बेहतर तरीके से किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मामले हैं सीबीआई के आरोप पत्र जो आबकारी नीति शराब घोटाले में जो चल रहा है उस पर कुछ स्टेटस आया है। बस उसे क्या करना है, आप लोग को जानकारी रखना है। क्यों रखना है कि आगे आने वाले समय में आप लोग को यह काम देगा। तो पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है सीबीआई के द्वारा। तो इस पर 12 मई तक से सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कौन कौन से धारा लगाए गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश के तहत लगाया गया है। दूसरा 420 जो धोखाधड़ी और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के भी तहत इन पर लगाया गया, आरोप प्रत्यारोपित किया गया है। तो उस पर चर्चा परिचर्चा होगी न्यायालय में और उस पर जो भी फैसला आएगा वो चीज़ें बाद में स्पष्ट होंगी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यह मामला है, मामला भी आप लोग लगता है साथ में देखते चले। यह आबकारी नीति संबंधित, शराब नीति से संबंधित दिल्ली का मामला रहा है जो लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने से इससे इससे क्या हुआ, खजाना, सरकारी जो खजाना था 144 करोड़ के आसपास, उस पर क्षति या नुकसान होने की बात की गई है। अब कितनी सच्चाई है या इससे भी अधिक राशि है तो यह जब न्यायालय में जब वाद होगा, प्रतिवाद होगा तो उसके मामले देखने को मिल जाएंगे। अब इसके मामले में मैंने पहले भी आपको इस पर चर्चा 2-3 दफ़ा हो चुका है। तो सारे न्यूज़ को आप एक साथ कलेक्ट करते चलिएगा, उसी टॉपिक में की नोट जो आप लोग बना रहे हैं उसी में ऐड करते चलिएगा। इसका जो फाइनल डिसीजन आएगा ना वो रोड मैप बनेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रोड मैप वो फैसला होगा क्योंकि इससे दो नतीजे आएंगे। एक तो पक्ष में हो सकता है या विपक्ष में हो सकता है। पक्ष में आएगा तो किसी किसी मुख्य उप मुख्यमंत्री पर कार्यकाल के दौरान लगाया गया आरोप पत्र होगा जिसमें फैसले सुनाने के बाद चीजें है ना, सजा का प्रावधान हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको कवर हो जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आरोप प्रत्यारोप दूसरे तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा रोड मैप के तौर पर। तो जब ये फैसला आएगा तो उस दिन हम इस पर विशेष तौर पर डिस्कशन करेंगे। जो भी अपडेट होता है उसे आप लोग क्या करिएगा, की नोट्स में ऐड करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते देखिए, हिंसाग्रस्त सूडान में भारतीयों को पहले जत्थे को लेकर निकला है नौसेना पोत। तो कल का डेट याद रखिएगा। यह पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर किसी में यूपीएससी में भी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वहाँ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर इसे ध्यान रखिएगा, कवर करना है। आईएनएस सुमेधा इसमें आई चर्चा है, उसकी भी आप लोग चर्चा देख लीजिएगा, चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। और दूसरी पोत यहाँ पर देखिए नाम आ गया इसका भी, आईएनएस तेग। तेग को भी आप लोग याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है कि सूडान से लाने में किस पोत का प्रयोग किया गया था। तो आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा। तो चलिए इसके संदर्भ में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 1 सांस्कृतिक विरासत के तौर पर यह टॉपिक आप लोगों को कवर कर सकता है। हालांकि देखिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट नहीं आएंगे पर इनडायरेक्ट प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। कैसे कि किसी भी चीज़ को सांस्कृतिक विरासत में हमारी जो पुरातन जो मूर्तियां हैं, संस्कृतियां, वो कैसे सहायक होती है और इसमें हालिया दशक में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो केवल भारत में जो मूर्तियां हैं ना उसके उत्थान या उसके सांस्कृतिक विरासत को उत्थान के संदर्भ जो कार्य किया जाए वही नहीं गिना जाता है। विदेश में जैसे चोरी करके जो लेके जाया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, उसको भारत वापस लाकर अपनी विरासत की पहचान दिलाने में भी सहयोग करता है ये सब सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण जन्म करने में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इनडायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर सरकार के क्या प्रयास रहे हैं तो वहां पर आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर। तो देखिएगा,
प्राचीन मूर्तियों धरोहर के देश को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। 14 से 15वीं शताब्दी हनुमान की मूर्ति वापस लाया गया और यह देखिए 2012 में इसे मंदिर से दूसरी मूर्ति चोरी की गई थी और 2014 में न्यूयॉर्क में इसे नीलामी में रखा गया, तब इसे पता चला तो ऑस्ट्रेलिया का एक कोई व्यक्ति था, इसे खरीदा। तो सरकार इस पर कार्य प्रतिविधि करती है। उसके बाद 23 फरवरी आपको इस प्रतिमा वापस सौंप दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखिएगा, बहुत सी मूर्तियां भी भारत आई है 2014 के बाद से। ऐसी ऐसी जो वर्तमान सरकार है इस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत को लाने में अग्रसर रूप से काम कर रही है और होना भी चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान हमारे पुरातन जो भी रहे हैं स्ट्रक्चर, उसके अस्तित्व से ही है ना। तो बाल मान लीजिए आप है ना किसी मंदिर का या तो किसी जो विहार होता था, बौद्ध विहार, या तो इस प्रकार कोई भी स्ट्रक्चर जिसका है ना हम जिसका तत्कालिक रूप से ना क्षति हो चुका है, तो उसके अंदर विरासत के तौर पर यही मूर्तियां रहा करती थी ना। तो ये क्या होता है, हमारे पौराणिक इतिहास का साक्ष्य होती है कि हमारे मान लीजिए एक लॉन्ग पीरियड है वर्तमान 2023 से, और मान लीजिए 10,000 साल पहले कि कोई मूर्ति रही होगी, कोई 10,000 साल पहले कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, मूर्ति तो नहीं, 10,000 साल पहले का कोई स्ट्रक्चर रहा होगा जिसकी पहचान हम करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर। इससे पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना साल पुराना है और हमारे इतिहास में क्या क्या चीजें थी, हमारा अनुसरण किस रूप से हम लोग किया करते थे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आधार पर, या तो हम किस रूप से अपने आचरण व्यवहार को करते थे। ये सब सारे साक्ष्य हमें देता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। आप भीमबेटका का बात कर ले, भीमबेटका का जो आपको गुफा में जो आकृति बना हुआ पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसकी बात कर ले, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, या तो उसके बाद सांस्कृतिक विरासत के बाद वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल का, दिल्ली सल्तनत का, मुगल काल का, या उसके बाद जो उत्तर मुगल काल का वर्तमान साक्ष्य हमें देता है। तो यह जो साक्ष्य, इस प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं ना, हमारे अस्तित्व के लिए पहचान है। इसलिए सरकार किसी भी दल की सरकार हो, उसकी प्राथमिकता में यह होनी चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रहे। इससे देश विदेश और भारतीयों में है ना अपनी सांस्कृतिक जुड़ाव जुड़ा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको टैली करना है और इसी प्रकार से जो बातें मैंने बोला है ना उसी संदर्भ में आपको चीजों को स्पष्ट करने का जरूरत होगा। इसके आसपास चीजों क्यों जरूरी है, आपसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछ देगा। मान लीजिए आपका कल इंटरव्यू है, ये मामला आ गया, इस प्रकार से मान लीजिए कभी भी इंटरव्यू दीजिएगा उसी के आसपास ये सब मामला आ गया, तो आपसे यह जब प्रश्न पूछ दे इंटरव्यू में तो आपके पास जवाब क्या होगा। इस प्रकार से खाना पूर्ति वाला जवाब तो नहीं दीजिएगा ना कि हमारा पुरातन चीजें थी उसको लाना था और हमें अपने अपने जो भी है संसाधन उसको रखना, ये तो नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे संपूर्ण विकास का एक कालखंड बताता है कि हमने अपने अपने, अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथ्यों को किस रूप से जीवंत रखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा 2014 के बाद है ना 238 मूर्तियां इसी प्रकार से धरोहर वापस लाई गई, जो किसी कालखंड में किसी आक्रांता द्वारा हमसे लेके गया, या तो किसी जो चोरी करता, अवैध व्यापार करता, उसके द्वारा लेके लेके दूसरे देश ले गया हो। इसी प्रकार देखिए बहुत से चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब तक विदेश से 251 मूर्तियों की प्राचीन धरोहर, और इसमें 200 अभी तक सोच के देखिएगा, अभी तक विदेश से 200 प्राचीन धरोहर वापस लाएगा, जिसमें 2014 के बाद ही केवल 238 आया। तो सोच लीजिए 1947 से लेकर 2014 तक की बात की जाए तो मात्र कितने लाए गए, सोच के देखिएगा। तो सांस्कृतिक विरासत में वर्तमान सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर आपको वर्तमान सरकार की या तो इस प्रकार से आने वाली सरकार की बात की जाएगी, जो भी सरकार आए अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो उसके लिए आपको स्पष्ट करना होगा। केस स्टडी के तौर पर भी कहीं भी इनपुट कर सकते, कौन कौन मूर्तियां लाएगी यहाँ पर चर्चा किया गया। चोल का श्री देवी की मूर्ति है, लक्ष्मण सीता की अष्ट धातु की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, कई प्रतिमाएं, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के नटराज की मूर्ति है, वाराणसी, इस प्रकार के धरोहर बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो इसको इस संदर्भ में देखना है। इतना हल्का इस टॉपिक को मत लीजिएगा कि कोई चोर लेके चला गया और भारत सरकार उसे लाने का प्रयास कर रही क्योंकि हमारा संपत्ति था, एसेट था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे संपूर्ण विकास के क्रम को स्पष्ट करता है। इससे बहुत से साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए आने वाले 100 साल के बाद
500 साल के बाद, 1000 साल के बाद अगर हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य को जानना चाहेगा कोई भविष्य का जो व्यक्ति विशेष होगा, वो इन्हीं साक्ष्यों पर जिंदा रहेगा। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्तमान में मनुष्य कब बने, उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग पीछे जाके क्या करते हैं, साक्ष्य को ही ढूंढते हैं ना। वो हो सकता है किसी स्ट्रक्चर से प्राप्त होगा, किसी लेख से प्राप्त होगा, किसी पांडुलिपि से प्राप्त होगा, या सट्टा इस प्रकार के किसी भी लेख से इस प्रकार किसी सोर्स से प्राप्त होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट संदर्भ समझिएगा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दिया जाए, आप लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कभी कभी, देखिए इसमें अंडरलाइन रह गया, छूट गया है, किसी किसी टॉपिक का है ना, मैं शीर्षक लिखना भूल जाता हूँ। तो जो लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखते होंगे ना वीडियो, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है कि लोग बहुत तेज हो गए स्टूडेंट सब, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल टॉपिक देख लेते हैं, और इस टॉपिक को देख लेते हैं, टॉपिक में न्यूज क्या उसे देख लेते हैं, अंडरलाइन क्या उसे देख लेते हैं, और उसके बाद अपना आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी चीज के है ना अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है ना, उसी से गुजरना होगा। शॉर्टकट यूपीएससी और पीसीएस नहीं होता, नहीं होता तो ये केवल 2 से 3 महीने में एग्जाम लेकर कंप्लीट कर दिया रहता, आपका फाइनल सिलेक्शन करवा दिया रहता। यहाँ पर पीटी मेंस और इंटरव्यू में अमूमन 1 से 1.5 साल आपको लगते हैं। तो सोच के देख लीजिए, कोई अस्तर रहा होगा ना, तो ये सारे प्रोसेस आपको अपनाने होंगे, उसको करना होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके की पॉइंट्स को बनाइए, और उसके सभी समराइज को चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। अब मध्यस्थता के बारे में ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी टॉपिक कवर किया गया है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ताकि जब की नोट्स बनेगा ना, उसमें मैं आपको ये टॉपिक कवर कर दूंगा, इसलिए इसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। अंडरलाइन करना मैं भूल गया, किसी कारणवश जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है अभी थोड़ा देर बाद, इसलिए तो इसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा। 2006 में दिल्ली सरकार जो तलब की मामलों की मध्यस्थता के लिए बातें की गई, निस्तारण के लिए शुरू किया गया, छोटी पहल बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा। दिल्ली हाई कोर्ट स्थापित समाधान केंद्र जो मध्यस्थता कानून होता है, ध्यान रखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच जो मध्यस्थ के रूप में काम करता है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की होती है। ध्यान रखिए अंडरस्टैंडिंग मैटर होता है, इसके बाद इस मध्यस्थता कानून का जो निर्णय होता है वो बदला नहीं जा सकता। ये सब कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है। इसका की नोट्स आपको मिल जाएगा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के की नोट्स में, ध्यान रखिएगा, इसको कवर कर दिया जाएगा। अब दिया गया है बेहतर प्रशिक्षण मध्यस्थता कानून 2006 के तहत ये सब चीजें। तो भारत में कौन कौन से मध्यस्थता कानून है उस पर चर्चा मैंने उस लास्ट जो चर्चा हुई थी उसमें किया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता कानून कौन कौन से कार्य करते हैं उस पर भी मैंने चर्चा किया, तो सारे चीजों पर कवर किया जा चुका है। तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और की नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। देखिए की नोट्स 158 की नोट्स को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, 158 संख्या पहुंच गई है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यही आपके सिलेक्शन का आधार बनाएगा। जितना भी आप टॉपिक पढ़िए, मानता हूँ स्टैटिक्स पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पर करेंट के साथ जो स्टैटिक्स पढ़ता है ना, उसी की सफलता का दर बढ़ा रहता है। अगर मान लीजिए केवल स्टैटिक्स पार्ट जो पढ़ रहा, उसके सफलता का अगर हम परसेंटेज लगाएं तो 20% 25% इनका औसत है कि मान लीजिए इनका सिलेक्शन होने का है। जैसे ही करंट से आप इसे जोड़ लेते हैं स्टैटिक्स पार्ट को अपने सब्जेक्टिव टॉपिक को, तो सीधे ये समझ के चलिए 50 + 60% आपका ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आपके सिलेक्शन के दर का। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए स्मार्ट मत बनिए, क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं ना, उस उम्र को, दहलीज को, उस स्तर को हम लोग कभी कब का क्रॉस कर लिए है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे पता है, इसलिए स्मार्ट नहीं बनना, सरल तरीके से क्या करना, चीज़ों को सीखिए कि हम में क्या ज़रूरत है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से समझना, किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल तक इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और जाके सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद स्मार्ट बनिएगा, ओवर स्मार्ट बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ें हैं ना बताई जा रही उसी संदर्भ में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जिनका कॉल आता है कभी कभी, और सारे स्टूडेंट के दिमाग में अगर चल रहा होगा ये सब बातें कि चलो हम पीडीएफ केवल ले लेंगे और उसके बाद चीज़ों को कवर कर लेंगे। देखिए सिलेक्शन होने वाला है, उनका अगर लगता है कि केवल पीडीएफ, तो पैसा रिटर्न ले लीजिएगा हमारे तरफ से, क्योंकि वैसे स्टूडेंट रहने न रहने से कोई मतलब होगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कुल 5-6 स्टूडेंट ही लिख रहे हैं, नहीं होगा तो सारे लोगों का पैसा वापस कर दूंगा मैं, और केवल उन्हीं लोगों को रखूंगा जो लगातार लिखते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यही लोग देंगे, मुझे सिलेक्शन से मतलब है,
मुझे भीड़ जमा नहीं करनी है, सीधा सा लॉजिक समझिएगा इस सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, क्यों ये इतने कम रेट में, अब 499 में आपको 1 साल का करंट अफेयर्स से चीज़ें आपको कराई जा रही है। दैनिक जागरण वीडियो में लेता हूँ, बिल्कुल फ्री होता है जो, फिर उसके बाद की नोट्स देता हूँ। तो सोच के देखिएगा, हर चीज़ को समराइज करके दिया जाता है, कुछ रीज़न रहता होगा ना। केवल इसलिए कि 499 में मिल रहा है, चलो हम पीडीएफ ले लेते, कलेक्टर बन जाते, पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं। तो उसके बाद बार बार को मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा आप लोग कि सर पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा। वीडियो देखिए, वीडियो में क्या बताया जा रहा, समझाया जा रहा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ का अस्तित्व तभी रहेगा अगर किसी कारणवश पीडीएफ अपलोड नहीं होता है, उसके पीछे रीजन कुछ रहता होगा ना। जिस दिन कोई की नोट्स मैं नहीं दूंगा, कोई बताऊंगा ही नहीं, तो उस दिन पीडीएफ कैसे मिल जाएगा? सोच के देखिएगा, कुछ नया रहेगा, पहले का पीडीएफ होगा तो वो तो आपके अवेलेबल तो पहले से ही है, तो आपने वो पढ़ा नहीं होगा, केवल पीडीएफ कलेक्टर बनना है लोगों को। बहुत इससे जानते हैं, अंतर अंदर तक है ना, अच्छा मुझे दुखित करता है कि इतना समझाने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं केवल पीडीएफ कलेक्टर बनना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको नहीं बनना, केवल पीडीएफ कलेक्टर बनना है। और इस तरह से भाषा का प्रयोग करेंगे, इस तरह भाषा का प्रयोग करेंगे कि लग रहा है कि किस ग्रह से आए हैं, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सब शब्द सोच के देखिएगा, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस का एस्पिरेंट है, क्या ये सही उचित लगता है? क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं पीडीएफ दिया जा रहा है, क्यों नहीं पेपर अपलोड होता है? मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ों को कवर करने का, ठीक ना। फिर भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन चाहिए तो इसी फॉर्मेट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो इस ग्लोबल एलपीजी के दौर में है ना, सभी आपको काटने पे ही तुले हुए हैं, आपको लूटने पे ही तुले हुए हैं। ले लीजिएगा, मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूँ, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जानते हैं, सभी लोग काटने पर लूटने पर लगे हुए हैं। सोच के देखिएगा, जो प्रयास किया गया है आपके भला के लिए किया गया है, तो सहयोग कीजिए और सीखिए, सीख जाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग यही गलती किए थे शुरू में, चीज़ें समझाने वाला नहीं था, इस तरह से बार बार टोकने वाले लोग नहीं थे, नहीं तो हम लोग सिलेक्शन कब का हो गया रहता ना। चलिए आगे बात करेंगे। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में भारतीय संघवाद और अवसंरचना विकास, इस टॉपिक से आपको यह आएगा, कवर होगा, या जो भी न्यूज इसमें बातें की गई है। देखिए, सहकारी संघवाद, डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी के पेपर में। सहकारी संघवाद, संसदीय शासन व्यवस्था, सहकारी संघवाद क्या है, जैसे नीति आयोग का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, या तो दोनों स्टेट और राज्य के बीच कैसे संबंध है, सहकारी संघवाद में कैसे लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था भी काम करता है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो राज्यों का विकास होगा तो देश का तेज विकास होगा। ये बात बहुत ही प्रामाणिक है और सही भी है, क्योंकि देखिए, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जीवन भर काम देगा आपको। सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। उसके बाहरी इकाई क्या है? परिवार, आपको गांव है। गांव का बाहरी इकाई क्या है? सबसे बाहरी इकाई पंचायत है। पंचायत के बाद क्या है? जिला है। जिला के बाद क्या है? राज्य है। राज्य के बाद क्या है? देश है। तो ये जैसे जैसे आपको विकास मानक ऊपर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये विकास, जो बाहरी देश का आवरण है ना, वो मजबूत होता चला जाएगा। तो इसलिए सर्वांगीण विकास चाहिए, या सहकारी विकास की बात की जाए, सहकारी संघवाद की बात की जाए, तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए, हम जैसे ही गांव को समृद्ध करते, परिवार को समृद्ध करते, अर्थात इसलिए देखते होंगे सरकारी योजनाओं में किसकी बात की जाती है? केंद्र में कौन होता है? व्यक्ति विशेष होता है, समाज होता है, जिसमें हम और आप सभी लोग होते हैं। ये जैसे ही गांव सशक्त होगा, राज्य सशक्त, जिला सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा तो ये राज्य सशक्त होगा, राज्य सशक्त जैसे होगा उसके बाद आपको राज्य के बाद सारे राज्यों के सशक्त होने के बाद देश सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है ऐसे कि हमेशा क्या होगा? वर्टिकल रूप से क्या होगा? वृद्धि होगा। मान लीजिए हम ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर गांव है तो ये वर्टिकल रूप से आगे बढ़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को कवर करना है। इन सब चीज़ों से ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों इतना जरूरी हो जाता है ये सब कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है।
चलिए, तो इसमें क्या बोले हैं, केरल के दौरे पर क्या बोला गया, ये सब बातें देखिए। यहाँ पर बढ़ती हुई ताकत की बात की गई। देश का ताकत जैसे बढ़ता है तो आपको भारतीयों का ताकत मिल रहा है। जैसे आप देखते होंगे, इमेजिन कीजिए कि अफगानिस्तान का मामला हो या ईरान इराक का मामला हो, सीरिया का, अभी सूडान की बात हो रही है, वापस लाया जा रहा है, यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाया गया। मान के चलिए 1947 का देश होता, जब हम लोग आजाद थे, हमारे पास शक्तियां नहीं थी, तो क्या ये पॉसिबल था? वर्तमान में हमारे जहाजें जाती हैं, भारतीयों को लाते हैं, अन्य देशों के भी लोगों को अपने जहाजों पर रखती है और लेके चले आती है, उसका विरोध प्रतिरोध नहीं कर देता है। केवल झंडा फ्लैग लगा देने से, इंडियन फ्लैग लगा देने मात्र से कोई भी है ना, कोई भी विरोधी, जो विरोधी है, प्रदर्शनकारी है, भारतीय फ्लैग पर, भारतीय फ्लैग जिस पर लगा हो वो क्या करते हैं, उस पर हमला नहीं करती है। तो सोच सकिए भारतीय ताकत कैसे बढ़ी है, इसके संदर्भ में चर्चा की गई। इसका एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं, जब अफगानिस्तान का मामला हुआ था, तो याद रखिएगा, और यूक्रेन का मामला हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने बस पर इंडियन फ्लैग लगा के आए थे। तो सोचिए, देखिए कि इस फ्लैग का कितना इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है कि कोई विरोधी देश है ना, जो हमेशा अपने भारत के विरोध में काम करने का प्रयास करता है, उसके लोग है ना भारतीय फ्लैग के अंदर सुरक्षित महसूस किए। चाहता तो अमेरिका का लगा लेता, सबसे विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र है, चाहता तो ये भी लगा, चीन का भी लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे हितैषी राष्ट्र है चीन, तो फिर भी वो भारतीय फ्लैग को लगाए, इसलिए कि बढ़ती हुई ताकत ने विदेशियों में क्या हुआ, भारतीयों की इज्जत को बढ़ावा दिया, उसके अस्तित्व को पहचान दिलाई है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ पिछले 9 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बात हो रही बुनियादी ढांचे की। अब देखिए, राजनीतिक दौरे होते हैं, उसकी बात नहीं करनी है आपको, वहां से काट कर कॉन्सेप्ट को निकालना है कि बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व प्रयास काम हुआ है। तो आप पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचनाओं में आप देखते हैं किस प्रकार से मल्टीपर्पज और संरचना निर्माण किया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। किस प्रकार से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे वंदे भारत कॉन्सेप्ट लीजिए, बुलेट ट्रेन लीजिए, और भी बड़े बड़े गीक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत के अवसंरचना, बहुत से रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखे होंगे। तो ये सब बुनियादी ढांचे कैसे कैसे डेवलप किए गए हैं, बहुत से हाईवे आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो ये सब चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद 10 लाख करोड़ दिया गया इन अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। 10 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। आप लोग को याद होगा कि कॉन्सेप्ट आया था जिसमें ये चीजें अवसंरचना निर्माण के लिए की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दिया जा रहा है, विदेशी बाजारों में इसकी पहुंच स्थापित की जा रही है, भारत रास्ता मजबूत हो रहा है विकसित राष्ट्र की ओर। यही सब देखिए कॉन्सेप्ट लेकर क्या होता है कि भारत एक समय ऐसा आएगा कि वैश्विक प्रतिनिधित्व करेगा। आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी समय लगे इसमें, जैसा कार्य करेगी सरकार, लोग जैसे सहयोग करेंगे, वैसे ये तीव्र गति से अपना होगा। यहाँ पर हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। पर आधार यही है, क्या करना होगा, हमें अपनी ताकतों को बढ़ाना होगा, हर मंच पर अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा विदेशियों को। विदेशी जो भी देश है, कहने का मतलब ये, बुनियादी ढांचे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके और भी स्टैंडर्ड बढ़ाने होंगे, जो भी वर्तमान में उससे भी वर्ल्ड क्लास, जैसे बुर्ज खलीफा आप देखते होंगे, यूएई का आप कॉन्सेप्ट देखते होंगे, वहां पर इतना रेगिस्तान है फिर भी वहां पर विश्व का सबसे पर्यटन क्षेत्र माना जाता है। तो कैसे हम बुनियादी ढांचे को विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वदेशी उत्पादों को हम कैसे ग्लोबलाइजेशन के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि बिना भारतीय उत्पाद के है ना विश्व रह ही नहीं पाए। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक भारत सशक्त हो जाएगा। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम। अब विवाह तलाक पर संसद कानून बनाने का अधिकार, कोर्ट में दखल की क्या सीमा है। देखिए, समलैंगिक विवाह के संदर्भ में बातें की जा रही है, चर्चा परिचर्चा हो रहा है, और टाइम मिले तो कभी सुप्रीम कोर्ट का यह जिरह सुनिएगा, अर्थात जो वार्तालाप हो रहा है, कोशिश कीजिएगा लाइव स्ट्रीम सुनिएगा, ताकि बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा। रीजन उसके पीछे यह है ना, कुछ इंटरप्रिटेशन में मेरे तरीके से हो सकता है, कुछ इंटरप्रिटेशन पेपर के तरीके से हो सकता है, पर लाइव स्ट्रीम जब सुनिएगा तो चीजें और भी बेहतर तरीके से कवर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यह टॉपिक मौलिक अधिकार न्यायिक निर्णय से संबंधित टॉपिक में कवर होगा। अभी वाद और प्रतिवाद संवाद की चीजें कवर हो रही है।
जब फाइनल डिसीजन आएगा तो हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया, तो चलिए उस सब चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके। तो चलिए एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि विवाह या तलाक तलाक जो विषय है संसद के कानून बनाने का अधिकार है, तो और इसलिए सवाल ऐसे मामलों में कोर्ट के हद किया जा किस हद तक प्रवेश किया जाए, यानी कोर्ट का दखल देने की कितनी गुंजाइश है। अर्थात मान लीजिए एक सीमा है संसद के कानून बनाने के लिए, तो संसद पूर्ण रूप से क्या इसे अधिकार प्राप्त है, क्या इसमें दखल दे सकती है को न्यायपालिका, तो दखल देगी तो किस सीमा तक देगी, इस सीमा तक देगी या इस सीमा तक देगी या इस सीमा तक देगी। 50-50% कहने का अर्थ यह समझिएगा कि ताकि सीमा को बताया जा सके, स्पष्ट किया जा सके। यही सवाल इस दौरान पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब जीरा हो रहा है। तो मेनका गुरुस्वामी स्पेशल मैरिज एक्ट की यह चर्चा की गई है, तो जिसमें यह परिभाषित किया गया था कि समलैंगिक जो विवाह है उसमें मान्यता देने जन पक्ष में दलीलें रख रही थी। तो गुरुस्वामी ने कहा कि सरकार कोर्ट में यह नहीं कह सकती कि संसद का यह मामला जब तक किसी समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अदालतों में अधिकार प्राप्त है कि उसमें अपनी राय रख सकता है, बात विचार विमर्श कर सकता है। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को याद होगा जब पॉलिटिक्स क्लास हो रही थी वहां पर मौलिक अधिकार के संदर्भ में बातें की थी। साफ शब्दों में दो टूक बात की जाए तो 32 या 226 का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय 32 के मामले में सर्वाधिक सशक्त है। मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो इस अधिकार के तहत किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों में नकारात्मक प्रभाव होता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जवाब तलब कर सकती है या उस पर आदेश दे सकती है। ऐसी बातें की जाती है, तो यह आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात सीमा तो है, पर इस प्रकार की सीमा जिसमें समवर्ती सूची है, जिसमें आपको विवाह तलाक समवर्ती सूची का विषय है, तो उसमें किस हद तक वो अपना दखल देगी, ध्यान रखिएगा किस हद तक दखल देगी यह समझने का प्रयास। क्योंकि 32 क्या है, न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहीं पर चंद्रचूड़ के द्वारा जो प्रधान न्यायाधीश है, माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह बातें पूछी गई है, बताई गई है कि संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। विवाह तलाक समवर्ती सूची का विषय, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि ऐसे मामलों किस हद तक जाया जा सकता है या दखल की कितनी गुंजाइश। अर्थात इस निर्णय के बाद आपकी सीमा निर्धारित होगी। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में विवाह तलाक जैसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कितनी सीमाएं हैं, किस स्तर तक वो बदलाव करने का राय दे सकती है या आदेश जारी कर सकता है, या आपको संसद को ऑर्डर जारी कर, संसद को ऑर्डर नहीं कर सकते, संसद के लिए आग्रह प्रस्तुत कर सकता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा। अब है कि विशाखा बनाम भारत संघ मामले में जिक्र आया जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा। तो विशाखा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, याद होगा, जब निर्भया कांड के एग्जाम्पल में देता था तो विशाखा दत्त का भी आप लोग विशाखा गाइडलाइंस की चर्चा में करता था। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो पीटी फैक्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखना है कि विशाखा गाइडलाइंस क्या है, वो क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस की क्या स्थिति थी, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो आप लोग क्या करना है, विशाखा गाइडलाइंस को आप लोग बताना है क्या है विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसके जिक्र करते हुए उन्होंने बोला था कि इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो यह कोर्ट ने ढांचा निर्धारित किया था, लेकिन इसे तैयार करने काम विधायिका थी। अर्थात महिला उत्पीड़न के मामले में देखिए, विशाखा गाइडलाइंस ये बोला था ना कि ये बिंदु है जिस पर ना कार्यस्थल पर ये सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, बातें की गई थी। यह ये नहीं बोला था कि सभी जगह यह है ना कानूनन तौर पर लागू होगा। ये गाइडलाइंस जारी कर दिया था, ये न्यूनतम जरूरतें हैं, इसको लागू करने की जरूरत है। उसके बाद विधायिका ने इसके संदर्भ में यौन उत्पीड़न संदर्भ में विधि लाया, एक्ट लाया,
नहीं तो एक्ट देता ना विशाखा गाइडलाइंस में ये बातें अगर रहती कि हम किसी भी समवर्ती सूची के विषय पर जैसे विवाह तलाक जैसे मुद्दे पर अगर हमें विधि देना है एक्ट देते न कि गाइडलाइंस देते, तो ये भी स्पष्ट है कि इस सीमा के तहत विशाखा गाइडलाइंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि निर्देश दिया कि ये पॉइंट कुछ पॉइंट है जिसमें महिला की सुरक्षा तय होनी चाहिए, उसको उसकी सुनवाई होनी चाहिए, एक सेटअप तैयार होना चाहिए उसके कार्यस्थल पर जिससे वो है ना त्वरित न्याय प्राप्त करने में आसानी हो। उसके बाद क्या करती है विधायिका एक निर्णय लाती है, नियम लाती है जिसके आधार पर महिला उत्पीड़न के मामलों को देखा जाता है, उससे ही संचालित होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा जो ट्रांसजेंडर की ओर से महिला वकील जो है वरिष्ठ वकील जायना कोठारी, याद रखिएगा उनका नाम। इनका मैंने जीरा कल सुना था, बहुत अच्छी बातें उनके द्वारा की जा रही थी, प्रासंगिक बातें, भविष्यगत बातें की जा रही थी, ऊर्जावान बातें थी, मैंने सुना बहुत अच्छी जिरह कर रही थी इनके द्वारा हो रहा था। तो वहां से एक चीज स्पष्ट मैंने समझा और इस लेख में जो बातें की गई पेपर में उससे दो तीन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। उनकी मांग सभी वैवाहिक समानता की है, सिर्फ समलैंगिक जोड़ों की नहीं है। उनका कहना था ना कि हम इस संदर्भ में मत समझे इस मामले को कि यह समलैंगिक जोड़ों के लिए यह मौलिक अधिकार, यह वैवाहिक समानता की बात करती है। विवाह में समानता की बात होती है पुरुष और जो पुरुष और नारी की, उसी तरह इसमें भी होनी चाहिए। दो जो समलैंगिक होंगे अर्थात पुरुष पुरुष और महिला महिला की बात हो रही है। तो यह देखिए मैंने वहां से एक चीज सीखा कि उनकी जिरह का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट के तहत है, ना कि भारतीय कॉन्सेप्ट के तहत है। कि भारतीय समुदाय में देखिए LBGT को दिया गया हमेशा शुरुआती दौर से ही दिया गया है। हम वैदिक काल से ले ले या तो और भी घटनाक्रम देखते हैं, मुगल प्रशासन में भी देखते हैं, बहुत से लोग वहां पर हमारे प्रशासन में रहे हैं, जैसे आपको आए थे सब लोग थे। तो ध्यान रखिएगा LBT समुदाय का पहचान है, पर समलैंगिक विवाह का कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखने को मिलता, अदा कदा छोड़ दिया जाए। तो यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जिरह की जो बात की गई है यह हर व्यक्ति के परिवार का मौलिक अधिकार है। तो ऐसे परिवार को संविधान अनुच्छेद 21 जो है तहत मान्यता होनी चाहिए, चाहे उसकी लैंगिक पहचान या यौन अभिरुचि कुछ भी हो। तो इसके संदर्भ में उनकी एक व्याख्या सही प्रतीत होती है, पर दूसरी व्याख्या यहाँ गलत होती है कि भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट क्या है। आप सब चीज बोल दीजिएगा, संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, संविधान का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, तो उसके मूल में क्या स्तर है, भारतीय संस्कृति क्या है, क्या किस रूप से प्रचलित है, किस रूप से आग्रह अनुसरण करता युक्त है, इसे भी समझने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर यौन अभिरुचि नहीं है विवाह का, ध्यान रखिएगा। विवाह केवल सेक्स कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं आता जो यूरोपियन कंट्री में, ध्यान रखिएगा। नहीं तो यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, विवाह होता है, कुछ अनबन होती है तो विवाह का तलाक का प्रोसेस बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। वहां पर यह जवाबदेह नहीं बनता है कि जो पत्नी और पति जो है वो चिर चरांतर तक यथात 7 जन्मों का जो कॉन्सेप्ट भारत में अपनाया जाता है वो वहां लागू होगा। विवाह करेगा, हो सकता है उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, उसके बाद वो तलाक देकर आसानी से, अब महिला भी इस तरह कर सकती है दोनों पक्षों के द्वारा। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अभिरुचि की बात होती है। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा परिवार न केवल हमारी यहाँ बात देखभाल करता है बल्कि मनोवैज्ञानिक आर्थिक सहायता भी करता है। क्या हमें अपने परिवार को मान्यता देने का अधिकार नहीं हो सकता है, ये बातें उनके द्वारा की गई इमोशनल चीजों को बताया गया है। अब ट्रांसजेंडर का विवाह करने का अधिकार वंचित करता है, लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15(1) करता है। तो लिंग पर LBGT समुदाय का जो था वो उससे प्राप्त हो चुका है। अब विवाह के संदर्भ में बातें की जा रही है तो इसको समझने का प्रयास करना, यही कोर्ट में चल रहा है सारे मामले। ध्यान रखिए अगर समलैंगिक को विवाह करने से रोका जाता है तो क्या होता है, हमारे समाज में लेवेंडर मैरिज अर्थात दिखावटी शादी होगी, जो जीवन बर्बाद हो जाएंगे, 2 जीवन बर्बाद हो जाएंगे। और समलैंगिक व्यक्ति की शादी करके एक महिला धोखा देने से ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं हो सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। तो यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी,
उनके द्वारा कुछ बातें की गई और इसको आपको, हमको और सभी लोगों को समझने की जरूरत है। क्या यही हमारा वर्तमान मूलाधार है हमारी संस्कृति का, या चिरचरांतर तक यही बना रहेगा? क्या इससे इतर हटने की बात भी हो सकती है? तो आपको यह समझने की जरूरत है। तो ये इनके द्वारा बोला गया अखिल भारतीय संत समिति के अप्राकृतिक संबंधों को प्रकृति, देश, समाज, संस्कृति और धर्म विरुद्ध बताते विरोध दर्ज किया। तो क्या यह जो समलैंगिक विवाह की बात की जा रही, पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ विवाह कर सकता है दोनों के स्तर पर, तो क्या यह जो विरोध नहीं होगा, धर्म विरुद्ध नहीं होगा? समिति महास्वामी जितेंद्र स्वामी के द्वारा यह बातें की गई। भारत भोग भूमि नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा था, भारत भोग भूमि नहीं है, यह अपूर्ति कर्म भूमि है। कर्म के आधार पर चीजों को स्पष्ट करने की यहाँ व्याख्या की गई है वैदिक काल से ही। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से लोग अपने अपने तरीके से जात वर्ग के रूप में करते हैं, अलग मैटर है। इसलिए भारतीय संस्कृति में समग्र विचार और समाज अध्ययन के लिए बगैर सुनवाई ठीक नहीं है। यहाँ पर बातें की गई, यहाँ पर 2-3 चीजों को याद रखिएगा। सनातन हिंदू धर्म में विवाह दो शरीरों का सुख भोगने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि संस्कार है। मैं क्या अभी बोला कि यहाँ पर केवल सेक्सुअल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अर्थात सेक्स अर्थात इस प्रकार से संबंधों का विस्तार मात्र नहीं है, यह एक संस्कार है, जवाबदेही है और एक 7 जन्मों वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सनातन धर्म में अपनाया जाता है कि एक बार विवाह हो जाए तो हम 7 जन्मों तक साथ देंगे एक दूसरे का, हर परिस्थिति में साथ देंगे। 7 वचनों का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। तो संस्कृति अब यहाँ पर वैचारिक रूप से अलग होंगे, तो बोलेंगे इस्लाम के लोग अलग मानते हैं कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म अलग मानते हैं, जैनिज्म अलग मानते हैं, सिखिज्म अलग मानते हैं। तो समझ के देखिएगा, सभी का ऑरिजिन क्या है, सनातन स्वरूप में ही है। अलग अलग पहचान देखिए, जो भारत में इस्लामिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं सनातन पहले थे, उसके बाद वो मुगल इस्लामिक कंट्री के लोग आते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो यह मौलिक रूप से कुछ लोग आपको दिल्ली सल्तनत के वंशज होंगे, या तो उसके डीएनए वाले होंगे, या तो मुगल वंशज वाले डीएनए होंगे। तो ध्यान है, अधिकतर जो मुस्लिम भारत में है वो सनातन संस्कृति से ही ना जन्मे हैं। तो ध्यान रखिएगा, उनके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होगा। और देखिएगा, वैचारिक तौर पर ये समझिएगा, जो सनातन संस्कृति से लोग होंगे डीएनए फॉर्मेट वाले, उनके आचरण इस्लाम में भी क्यों नहीं हो, उसमें भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे वैचारिक रूप से। थोड़ा सा जैसे हिंदू सनातन संस्कृति में कैसे लोग होते हैं, सहिष्णु होते हैं, वो और भी वैचारिक तौर पर चीज़ों को जैसे विवाह को बेहतर तरीके से समझते हैं, रीति रिवाज को बेहतर तरीके से समझते हैं, उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अर्थात विचार में अनुदार होंगे, आचरण में अनुदार होंगे, और सांस्कृतिक जो अपना रहन सहन उसमें भी अनुदार देखने को मिलेंगे। उस प्रकार के कट्टर विचारधारा को लेकर नहीं चलते वो। तो यहाँ पर हमारा सांस्कृतिक जो सनातन धर्म है क्या कहता है, विवाह 2 शरीरों के भोग विलास मात्र का साधन नहीं मानती है, बल्कि संस्कार का कॉन्सेप्ट मानती है। तो विवाह संतानों उत्पत्ति के लिए होती है। ऐसे देश में अशांति पैदा होने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से समलैंगिक विवाह को लेकर, अब मैंने शुरुआत के दिन ही बताया था कि इस प्रकार के मामले हैं ना, क्या होते हैं कि समाज पर डिपेंड होते हैं। समाज का कार्यकरण कैसे होता है, समाज के संदर्भ में समझने की जरूरत है। समाज अगर उसे समलैंगिक विवाह को मान्यता दे देता है, कानून कितना भी आप बना दीजिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे देता है निर्णय, विधि भी बना देता है, पर समाज इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें वैसे ही स्थिति होगा, ढाक के 3 पात वाला कॉन्सेप्ट होगा। जैसे दहेज वाला मामला आप लोग देखते होंगे, दहेज की विधि कितनी बार बन चुका है, कितने मामले आपको देखने को मिलेगा, पर समाज का अंतिम बिंदु तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा। तो इसे क्या नए नए रूप में दिया गया है, उपहार हम लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, दहेज नहीं लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं। अब दहेज पहले मुद्रा के रूप में दी जाती थी, भूमि के रूप में दी जाती थी, और भी बहुत सा कार्यकरण है जिसके आधार पर दी जाती थी। पर जब से विधि आया तो एक नया कॉन्सेप्ट क्या ले, बेटी का जो पिता है अपने बेटी को दे रहा है गिफ्ट, तो उसको दहेज का ही रूप मानेगा ना। पर यह समाज ने इसे अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसका आपको बार बार खमियाजा भुगतना पड़ता है। वैसे ही समलैंगिक विवाह में होगा। तो हमें क्या करना, समाज के नजरिए से इस मैटर को देखने की जरूरत है।
अगर समाज दहेज मामले को समाज अगर लेके चलता, समाज में इस प्रकार से अगर लेना देना सब बंद हो जाएगा तो न्यायालय और विधि का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी पर सैन्य पुलिस बल की कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और कमेंट किया कीजिए, सजेशन कमेंट किया कीजिए, सपोर्टिव कमेंट किया कीजिए, ताकि और भी मोटिवेशन मिले। अब ध्यान रखिएगा, इतना तो सेल्फिश नहीं हो सकते हैं कि कोई टीचर है या कोई भी आपका गाइड करने वाला व्यक्ति 1 घंटा तक लगातार बात करता है, आधे घंटे तक बात करता है, तो आप उसके बारे में 2 शब्द नहीं लिख सके। कुछ तो आप लोग के दिमाग में चलता होगा, ऐसा तो एकदम मशीन वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलिए। क्या आपने आज के एनालिसिस में सीखा उसके बारे में लिखिए, क्या इसके बारे में कुछ जानते थे, कुछ पॉइंट आउट कीजिए। हो सकता है हमसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो, कुछ पॉइंट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन बनाया गया, पर जो बहुत से स्टूडेंट इसका लाभ ही नहीं लेते हैं, केवल खाना पूर्ति करते हैं, क्लास करते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में, हो गया उनका पूरा हो गया, पूरा आज का दिन का शेड्यूल पूरा हो गया। अर्थात सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, अर्थात समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति थोड़ा सा झुकिए। कहने का अर्थ यही है कि आपको इस आज का एनालिसिस जो भी कराया जा रहा है, जो भी बातें की जा रही है, उससे आपको नया क्या सीखने को मिला ये बता सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट आपको पता है तो ड्रॉप मैसेज कीजिए, मैं भी सीख लूँगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं टीचर आपका गाइडलाइनर हो तो मुझे ही सब कुछ आता है। कुछ अलग पॉइंट आप लोग कहीं पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे, कहीं सुने होंगे। सोर्स तो अनलिमिटेड है ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन है, ड्रॉप कीजिए मैसेज, ताकि और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये आज जो मन की बात कॉन्क्लेव आज होगा, जुटेंगे देश भर के दिग्गज। पीटी फैक्ट से यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके पीटी फैक्ट को जो भी अंडरलाइन किया गया है, टिक किया गया, उसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। सभी चीज़ें बताई गई है, यह ध्यान रखिएगा। यह इसलिए मैं आपको यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट एस्पिरेंट के तौर पर इसे बोलता था। इनके मन की बात को जरूर सुनिएगा। यहाँ बहुत से लोगों की बातें की जाती, केस स्टडी बताया जाता है। इससे बेहतर नहीं होगा केस स्टडी का आकलन। आप लोगों से बार बार बोलते हैं ना, केस स्टडी हमारे पास कमी है। तो यहाँ पर लगभग जो देखिए, यहाँ पर लगभग 105 प्रेरक है ना व्यक्तियों की चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं अपने समाज में बेहतर परिणाम लेकर आए हैं। तो यही केस स्टडी होता है जो आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा। तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आपका आंसर और भी बेहतर हो सके। पीटी फैक्ट के चीज़ों को उतार लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अब महिला पहलवानों की शिकायत दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। जो बातें की गई है, आपको हालिया में मैंने चर्चा भी कल भी किया था इसके बारे में, वही बातें यहाँ की गई है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कुछ विशेष बातें नहीं है। जो कल के न्यूज एनालिसिस में मैंने बताया था, नहीं होना चाहिए ऐसा। अब देखिए, राज्य यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 में सरकारी नीतियों में आएगा। राज्यों कई अवरोध की फंसी है केंद्र सरकार के स्क्रैपिंग नीति जो हाल ही में आई थी बजट में, कि परिवहन जो है पुराना है उसे क्या करेगा, स्क्रैप नीति के तहत समाप्त किया जाएगा। ये सब बातें की गई थी। तो इसके लिए फिस्टन टेस्टिंग सेंटर की बात की गई थी, स्क्रैपिंग केंद्र बन न पा रहे हैं, इस सब की बातें की जा रही थी। तो यहीं पर मामला कुछ अटका है। राज्यों की तरफ से इस प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं देखी जा गई है। तो देश भर में केवल 16 सक्रिय आपको स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र है, पंजीकृत वाहन पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र, जिसे हम लोग RVAS ऐप बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो नहीं है। और 18 सक्रियता के समीप खड़े और जो वाहन पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र है, वो आज बलबूते केवल आज के तारीख में अयोग्य वाहनों को स्क्रैप की 5 साल लग जाएंगे अगर हम इनके मामले। तो देखिए, सरकारी नीतियों को यह समझना चाहिए था कि हम पहले इकोसिस्टम डेवलप करें स्क्रैपिंग नीति का, उसके बाद नियम कानून लाए। उसको थोड़ा डिले करके भी लाया जा सकता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लकीर लिख दिया जाए पत्थर पर और वो उसी दिन से लागू हो जाए। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते। देश में 18 मान लीजिए 16 सक्रिय है और 18 सक्रियता का 80 था, हम 34 के आसपास ही है। अब 34 स्क्रैपिंग जो वाहन पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र है, अब 34 से पूरे देश में स्क्रैपिंग नीति लागू करेंगे। सोच के देखिएगा, जितने भी पुराने गाड़ियां हैं उसका हम स्क्रैप इकट्ठा कर सकते हैं। सोच के देखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना चाहिए था। इसकी संख्या बढ़ाती पहले राज्यों से अनुशंसा लेकर उनके राज्यों में इस्टेब्लिश करते इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके बाद स्क्रैप नीति को लागू करता। ये सब खामियां हैं, इसे समझने की जरूरत है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सारे को अंडरलाइन किया गया। स्क्रैपिंग नीति को पहले भी चर्चा की जा चुकी है।
इसलिए इस पर विशेष तौर पर चर्चा नहीं की जाएगी। अब देखिए यूपीएससी जीएस पेपर 2 न्यायिक सक्रियता का एक टॉपिक है, उसमें आपको ये कवर किया जा सकता है। अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए क्यों न प्राणी घोषित कर दिया जाए पेड़ को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इंदौर जो खंडपीठ है उसके द्वारा ये बातें की गई है। फ्लाईओवर अवसंरचना निर्माण हम लोग बार बार देखते हैं कि पेड़ों को काट दिया जाता है, एकदम दूरी किलोमीटर तक पेड़ काट दिया जाता है। ये मामला दिल्ली में आपको देखने को मिला था, महाराष्ट्र में हाल ही में देखने को मिला था, अब इंदौर में आपको ये मामला देखने को मिल गया है, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला है, क्यों न इसे प्राणी घोषित कर दिया। क्योंकि आप जानते होंगे, आपको जो आपको एक प्रसिद्ध विज्ञानी जेसी बोस थे, जो 1928 में लिखते हैं कि पेड़ एक तांत्रिक तंत्र तंत्रिका तंत्र उनमें होता है पेड़ों में, जैसे मानव में होता है, और पेड़ समांतर प्राणियों की तरह सोचते हैं, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, उनकी सारी चीज़ों को कर सकता है जो प्राणी एक प्राणी करता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही दिया जा चुका है और काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, कि इसलिए बार बार बोला जाता है हमारे सांस्कृतिक लेखों में कि पेड़ को मत काटो, एक जीवंत प्राणी है, ये सब बातें की जाती है ना। तो इसी के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि क्यों इसे प्राणी घोषित कर दिया, ताकि इस पर जो भी प्राणी की हत्या से संबंधित मामले आएंगे वो बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप कर रहा है न्यायिक सक्रियता के मामले में। उससे पहले याद होगा आप लोगों को कि गंगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में गंगा और यमुना को क्या किया था, जीवन संस्था घोषित किया था और कानूनी अधिकार दिए थे। उसी प्रकार से पेड़ों के संदर्भ में बातें की जा रही है। मामला पहले हो चुका है, ऐसा नहीं कि केवल पेड़ के बारे में नया मामला। गंगा और यमुना को भी एक जीवंत समुदाय दिया गया है, संस्था दिया गया। अगर उसको किसी प्रकार से डैमेज करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई होगी। तो यही सब मामला है, यह न्यायिक सक्रियता के टॉपिक में आएगा। इस पर क्या निर्णय आता है उस पर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए चीन के चौकन्ना रहने का समय है। कुछ बातें नहीं, पहले वाली बातें हैं। हालांकि आपको संघाई संगठन में बैठक विदेश मंत्रियों का और उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। वाइब्रेंट विलेज की बातें की जा रही है, प्रोग्राम जो हाल ही में हुआ था, जिसमें 3400 किलोमीटर तक जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, ध्यान रखिएगा चीन से लगी जो 3400 किलोमीटर सीमा है, जो आपको जम्मू लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर आपको यहाँ, फिर इसका सिक्किम से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक आता है, उसकी बात की है। उन विलेजों में लगभग 3000 गाँवों को चिन्हित कर और सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया गया। तो उसके संदर्भ में आवंटन की बात की गई थी, उसी के संदर्भ में समझने की जरूरत है। सभी चीज़ें पहले भी है। भारत और चीन के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ, सारे बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, उसकी पॉलिसी पे चर्चा हो चुकी, विवाद क्यों होता है, सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। तो आप पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, उसी पीडीएफ को स्ट्रक्चर जितना न्यूज आएगा अपडेट, उसमें केवल ऐड करते जाना है और कुछ करना मत ही, उसको उतना ही करके कवर करना, क्योंकि स्टैटिक जितने भी पार्ट है शुरुआत से अंत तक कवर किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ उस चीज़ को आप लोग जाके देख लीजिएगा, समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, केवल पीडीएफ जाके चीज़ों को कवर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय एकता पूरा होता लक्ष्य है, क्योंकि आपको याद होगा भारत 2014 से पूर्व, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, पहले भी हम लोग महसूस करते थे अध्ययन अध्यापन में, 14 से पूर्व ये जो पूर्वोत्तर का जो भारत है, जो पूर्वोत्तर का भारत आप देखते हैं ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये पूर्वोत्तर सिक्किम के बाद यह भाग हमेशा सांस्कृतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और रहन सहन के रूप से हमेशा कटा हुआ अन्य भारतों से रहा करता था। अभी भी आपको लिंचिंग देखने को मिल जाता है, उनके लोग आते इन क्षेत्रों में तो लोग उनको चाइनीज या तो नेपालीज या इस प्रकार से लोग बोलते हैं, उनका शारीरिक बनावट के आधार पर लिंचिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ करती है। वर्तमान में कुछ पर हाल ही में जो आप देखते होंगे, असम डिकोड हुआ है, मेघालय डिकोड हुआ, अरुणाचल प्रदेश डिकोड हुआ, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे ना। उसके बाद पूर्वोत्तर लग रहा है कि भारत के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी प्रासंगिकता, अगर मैं टॉप 10 में अगर उनके कार्यों का रखूँ नाम, तो ये जो पूर्वोत्तर को जोड़ने का जो प्रयास इनके द्वारा किया गया, वो टॉप 5 कार्यों में आएगा सूची में। मैं अगर उनकी रैंकिंग दूँ तो टॉप 5 सूची में। ये क्यों जरूरी है, इस क्षेत्र को है ना, अगर हम अशांत रखते हैं या रहता है किसी कारणवश, तो ये पूरा भारत प्रभावित होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इसको टॉप 5 के सूची में रखने का प्रयास करूंगा, ताकि इस प्रकार से कार्य जब भी हो तो अन्य राज्यों में ऐसे विवाद स्वतः सुलझ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जनजातीय समुदाय में आप लोग देखते होंगे,
बहुत से जनजातीय समुदाय थे जहाँ पर विवाद था, जैसे ब्रू जनजाति नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, बोडो, बारबी, अनगलोंग, दूसरे आदिवासी समुदाय के बीच मध्यस्थता करके केंद्र की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, असम के मुख्यमंत्री कमाल का काम किया है। यह सम्मान कार्य नहीं है, ये बहुत ही जटिलता वाला काम है। जनजातीय समुदाय को अपने फेवर में लाना, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखना, अपने शासन प्रशासन के तथ्यों से जोड़ कर रखना, ये आम बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जनजातीय समुदाय अपना अलग पहचान बना के रखना चाहती है, अपना अलग शासन प्रशासन बना के रखना चाहती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है पहले से ही। और आपको पॉलिटी की क्लास में जब क्षेत्रीय विविधता की बात की तो राज्यों में छोटे छोटे मांग क्या उठे थे, उसमें मैंने सब की चर्चा किया हुआ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आप लोग को अभी तक छूट गया है, तो उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें देखिए बात हुई थी हिमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा पूर्वोत्तर विकास नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में प्रमुख के तौर पर इसके चला रहे थे, ताकि 2014 के बाद क्या हुआ कि स्थितियां बदली और जनजातीय समुदाय के साथ असम विवाद जो है, अरुणाचल प्रदेश विवाद है, मेघालय त्रिपुरा विवाद है, सबको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी अशांति के कारण उस राज्यों में असफा भी लागू था पहले से, ध्यान होगा आप लोगों को। अशांत जम्मू कश्मीर में असफा लागू होने का अलग तथ्य है, अलग पहचान है, अलग उसकी महत्ता है, पर इन राज्यों में असफा लागू होने का कारण एकमात्र यही था, इन क्षेत्रों में अशांति का क्षेत्र रहा करता था, इसी संदर्भ में कि बहुत से हिंसक घटनाएं होती थी, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास था। इस लेख में यही बताया गया है कि कैसे वर्तमान सरकार ने बेहतर तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढा है, उसको समझने का प्रयास। इसमें दोनों राज्य हिमंत असम के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा जो बातें की गई है, उनके द्वारा ये बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपको हैं, उनके जो बातें की गई है खांडू के द्वारा, पेमा खांडू के द्वारा एक दूसरे के प्रति, तो मैं आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट हमेशा बोलता हूँ ना, याद होगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद, कॉन्सेप्ट बोलता हूँ ना। तो देखिए संवाद का क्या असर होता है कि जो आसान 2014 से पहले हुआ करता था क्षेत्र, आज वहां पर विकास के मानक तय किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। सोच के देखिए 2014 के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रेल सुविधाएं प्राप्त हुई, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। तो यह संवाद का ही परिणाम है। हम वाद प्रतिवाद में 14 से 1947 से लेकर या उससे पहले भी इन क्षेत्रों में विवाद था, ऐसा नहीं कि 47 के बाद ही पनपा है। जनजातीय समुदाय अंग्रेजों के दरबाने से यहाँ पर विवाद क्रिएट था, तो ध्यान के रखिए। पर 47 से ही मान के चलेंगे हम लोग ना, 47 से 2014 तक इस प्रकार के प्रयास इस स्तर के नहीं किए गए थे जो वर्तमान में किए गए। संवाद को कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो देखिए कितना बेहतर परिणाम हुआ है। मैं इसलिए हमेशा संवाद के कॉन्सेप्ट को बताता हूँ आप लोगों को। यह व्यापक और अस्थायी समाधान लेकर आता है, जो दो व्यक्ति, दो समुदाय, दो राज्यों, दो देशों के बीच क्या करता है, एक मध्यम मार्ग का चयन करता है कि कुछ इच्छाओं की पूर्ति आपकी की जाती है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति आपकी जाए, कुछ की हम कम करेंगे, कुछ आप कम कीजिए, और एक मध्यम मार्ग पर चलिए जिससे उत्थान हो सके क्षेत्र विशेष का, राज्य विशेष का, देश विशेष का, समुदाय विशेष का। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे कल के न्यूज़ में। आज का इतना ही था, कुछ विशेष नहीं है। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और हो सकता है अभी मैं कुछ दिन और डिस्टर्ब रहूँगा, उसके बाद 5 तारीख से आप लोगों का रेगुलर आप लोगों का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि कुछ बीच में मैं कहीं आना जाना है बीच में 3 तारीख तक, तो उसके बाद है ना आप लोग को मैं रेगुलर हो जाऊंगा। जब 1-2 दिन डिले होगा न्यूज एनालिसिस का, तो कृपया क्या करना, आप लोग सपोर्टिव रहना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। जो पहले का वीडियो है उसे देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, और चीज़ों को साथ में की नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा अपना, जो भी छूटा हुआ आपका पार्ट है। इसलिए ज़रूरी नहीं डेली पढ़िए, पर जो चीज़ें कराई जाए उसको भी कवर करते चलना है, ताकि आने वाले दिनों में जो भी टॉपिक नज़र आए वो आप लोग उसे कवर कर सके आसानी से। तो धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं।